5 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले डेरिवेशन। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग 5 सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले डेरिवेशनों की चर्चा करने वाले हैं और जो भी आपको डेरिवेशन बताएंगे 100% वो यहाँ पर आने वाले हैं। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 5 महत्वपूर्ण डेरिवेशन कराने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 100% आएंगे। तो वो डेरिवेशन कौन कौन से हैं ध्यान से देखिए। तो पहला डेरिवेशन इसमें रहने वाला है आपका कूलाम का नियम, दूसरा गास का नियम, तीसरा समांतर प्लेट संधारित्र और चौथा अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध और आपका पांचवा रहेगा बायो सेवर्ट का नियम। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और इसको अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। हमारा जो डेरिवेशन है वो काफी सरल लैंग्वेज में आप सभी को बताया गया है, इसलिए हमारे डेरिवेशन को देखने के बाद आप सभी लोग जो है अपना डेरिवेशन यहीं से पढ़ोगे और सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने वैसे भी चैनल के प्लेलिस्ट में रख दिया है, तो वहां से भी जाकर आप सब लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम पहला वाला डेरिवेशन आपका कराते हैं। पहला वाला डेरिवेशन क्या है? कूलाम का नियम। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कूलाम के नियम को 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ लेता है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप ऐसे एक हेडिंग लगाओगे कूलाम का नियम। ठीक, ध्यान से देखिए और फिर देखिए ये भी काली पेन से रहेगा, ये भी काली पेन से। अब चूंकि हम लोग कॉपी में लिख रहे हैं यहाँ पर तो लाल नीला जो भी हो जाएगा यूज कर सकते हैं, लेकिन तुम केवल काली पेन से वहाँ पर लिखना। तो यहाँ काली पेन से, यहाँ काली पेन से लिखोगे कूलाम का नियम, हेडिंग डाल दो, फिर लिखो इस नियम के अनुसार। चूंकि ये एक वैज्ञानिक कथन है इसलिए आप डबल इनवर्ट कामा में इनका नियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, 2 आवेश होते हैं स्थिर रहते हैं, तो किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, जो उनके बीच का वैद्युत बल होगा, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से कथन को एक बार ध्यान से सुनिए। किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इतना आप वहां पर लिखिएगा। ठीक, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेते चल सकते हैं। ठीक, आगे चलें। अब हम मान लेते हैं कि यदि 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं और वो r दूरी पर परस्पर स्थित हों, तब उनके बीच का कार्यरत वैद्युत बल, कूलाम ने क्या कहा था? तो ये वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 समीकरण नंबर 1, F प्रोपोर्शनल 1/r समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम आगे लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से आपका यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा आगे। अब यहाँ पर हमारा जब ये चीज़ आ गया, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आएगा, स्मॉल के यहाँ पर नियतांक आया, तो मैंने लिखा जहाँ के अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। स्मॉल के जो है वो अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है और वायु और निर्वात के लिए मान निकाला गया है, एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। कितना होता है? 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो जहाँ पर के है वहाँ पर हम लिखेंगे 9 × 10⁻9 और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू इतना हमको मिल गया। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए। आगे जब हम यहाँ पर आते हैं तो जो आपका 9 × 10⁻9 है उसको हम 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए जहाँ 9 × 10⁻9 था वहाँ पर हमने लिख दिया 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इतना लिखकर आ जाइए, बहुत है। ठीक, अब हम बात करेंगे दूसरे डेरिवेशन की। तो जैसा कि आपको पता है दूसरा डेरिवेशन हमारा क्या है? गास का नियम या गास का प्रमेय। ठीक, तो हमने हेडिंग डाला गास का प्रमेय, वैसे ही जैसे हमने वहाँ पर बताया। फिर आप थोड़ा सा लिखेंगे इस नियम, इस प्रमेय के अनुसार या इस नियम के अनुसार डैश। फिर उनका कथन लिखेंगे। क्या कथन है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स, कोई बंद पृष्ठ होगा, ठीक है, कोई भी बंद पृष्ठ, उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर माने ये आपका एक बंद पृष्ठ है, यहाँ पर आवेश है, तो ये जो बल रेखाएं होती हैं इन्हीं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये जितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है इस बंद पृष्ठ से, इस बंद पृष्ठ से जितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है
इस जो इस बंद पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश है उसका कितना होता है 1/ε गुना। तो यही बोला जा रहा है कि फ्लक्स जो है पूरे आवेश का यानी सिग्मा क्यू का मतलब पूरे आवेश का 1/ε गुना होता है। ये गास की प्रमेय का कथन है, इसका मतलब है। ठीक, तो आप पहले प्रमेय लिखेंगे इस तरह से। ठीक, उसके बाद उत्पत्ति, पहले यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, फिर अब आप यहाँ उत्पत्ति करने के लिए जो है एक चित्र जो यहाँ पर बना है, पहले आप इसको समझेंगे तब इसका डेरिवेशन बड़े अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ध्यान से समझिए। यहाँ पर कोई एक बंद पृष्ठ इस तरह से ले लिया गया है किसी भी आकृति का, इसमें आकृति मैटर नहीं करती। ठीक, किसी भी आकृति का हमने एक बंद पृष्ठ ले लिया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, और यहाँ पर उसके अंदर एक आवेश प्लस क्यू रखा गया है। ठीक, अब इस आवेश से चारों तरफ से बल रेखा निकलेंगी, चारों तरफ से। तो हमारे पास कोई ऐसा जुगाड़ होना चाहिए ना कि जिससे हम पूरा फ्लक्स का वैल्यू निकाल सकें और उसके बाद जो है हम गास के प्रमेय को जो है मतलब कि ड्राइव कर सके। तो हमारे पास जो है पूरे पृष्ठ से निकलने का कोई जुगाड़ नहीं था। तो हमने क्या किया, उस पूरे जो आपका पूरा ये पृष्ठ है उसका थोड़ा सा भाग यहाँ पर हमने ले लिया। इस थोड़े से भाग का क्षेत्रफल डीए है, और इसी पृष्ठ से लंबवत एक सदिश खींच दिया जिसको वेक्टर डीए बोलेंगे। और यहाँ पर जो आवेश कारण एक बल रेखा निकलेगी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी रिप्रेजेंट करेगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई और क्षेत्रफल सदिश ये हो जाएगा, और इसके बीच का कोण कितना मान लिया गया, थीटा। इस छोटे से पृष्ठ के कारण यहाँ आवेश जहाँ पर है उसके केंद्र पर जो आपका घनकोण बन रहा है वो डी ओमेगा है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, स्मॉल आर। तो मुझे लग रहा है कि चित्र आप सभी को समझ में आया। ठीक, अब क्या करेंगे, चित्र के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। ठीक, थोड़ा सा, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर क्या है, स्थित है। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर क्या है, स्थित है। माना इस पृष्ठ पर एक बिंदु P के चारों ओर लघु क्षेत्रफल dA है। तो चारों ओर क्या है, लघु क्षेत्रफल dA है, और माना OP बराबर R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R मान लिया। अब देखिए, आप जो फ्लक्स निकालेंगे पूरे पृष्ठ के कारण निकालेंगे, तो हमें पूरे पृष्ठ के कारण फ्लक्स अभी कैसे पता चलेगा, तो हम इतने पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स को देखेंगे, यहीं से हमारे डेरिवेशन की शुरुआत होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डीए यानी जो आपका छोटा सा भाग है वहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो छोटा सा भाग से गुजरेगा तो पूरा फ्लक्स आएगा नहीं, फाई ई नहीं होगा, डी फाई ई होगा, और उसका फार्मूला होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, और इस ये डॉट जो डॉट गुणा है वो ई डी ए कॉस थीटा में बदल जाएगा, आप सभी को मालूम है। थीटा क्या है, वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच का कोण। अब यहाँ पर इतना मिल गया, तो यहाँ एक चीज़ आई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण निकलेगी, इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर निकलेगी। कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर क्या आएगी, इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। इतना आप लिख सकते हो। ठीक, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब यही जो वैल्यू है यहाँ पर जो है हम ई की जगह इतना वैल्यू ले जाकर क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ठीक, आइए रखते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या निकल कर है, इसलिए डी फाई इज इक्वल टू, जहाँ पर आपका जो है ई था वहाँ हमने लिख दिया Q/4πε0, और वहाँ डी ए कॉस थीटा था उसको मैंने लिख ही दिया, और नीचे आर स्क्वायर था मैंने लिख दिया। ठीक, उसमें ये वैल्यू पुट करने पर आया। अब हम लोग जानते हैं, परंतु मैंने लिखा है यहाँ पर डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर जो है डी ओमेगा, यानी अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो बताया गया होगा कि ये डी ओमेगा उस छोटे से पृष्ठ के कारण वहाँ पर जो जहाँ आवेश है वहाँ पर बनाया गया घनकोण, यानी बिंदु O पर बनाया गया घनकोण है। तो ये हो गया आपका, अतः ये आपका डी फाई इज इक्वल टू यहाँ पर इतना रहेगा और इसकी जगह पर डी ओमेगा हो जाएगा। तो इतना हमने फ्लक्स निकाल लिया। अब संपूर्ण पृष्ठ से बाहर जाने वाला कुल फ्लक्स अगर निकालना है तो इस छोटे से खंड के द्वारा जो फ्लक्स निकला है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डी फाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, और ये एक नियतांक है क्यू, और ये सब नियतांक है इसलिए बाहर कर लिया जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। अब आपको पता है डी ओमेगा छोटे से पृष्ठ के कारण घनकोण है, तो पूरे पृष्ठ के कारण घनकोण कितना बनता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा मतलब पूरे पृष्ठ के कारण घनकोण, वो कितना होता है 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्यू बटा कितना आ जाएगा ε0। तो क्यू बटा ε0 जो है फाई इज इक्वल टू आपका आ गया, यही गास का क्या होता है, प्रमेय होता है। तो आप चाहें तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर। नेक्स्ट डेरिवेशन हमारा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए जो व्यंजक है, अब उसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले चित्र ही आप समझिए, ये है एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसमें एक प्लेट x है, दूसरा प्लेट y है।
प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाएगा जो इसके पूरे पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, और प्रेरण के कारण जो है प्लेट वाई पर जो है इसके निकटवर्ती पृष्ठ पर ऋणावेश आ जाएगा और इसके बीच में एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई स्थापित हो जाएगा। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है और दूसरे प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। जो यहाँ चित्र में है वही आप सभी को लिखना है। तो क्या लिखना है जरा देखिए। माना एक समांतर प्लेट संधारित दो समांतर प्लेटों x तथा y से मिलकर बना है, जैसा कि दिख भी रहा है, जिसका अनुप्रस्थ प्लेट है तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल d है, पहले दिखाया। प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक, यानी उसमें अगर कोई माध्यम है तो उसका परावैद्युतांक कितना है, कैपिटल K। प्लेट x को प्लस क्यू आवेश दिया गया तथा प्लेट y को पृथ्वी से संबंधित कर दिया गया, ये आपको दिखाया भी गया यहाँ पर। x तथा y प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, यानी आवेश को अगर वितरित कर देते हो किसी पृष्ठ पर तो पृष्ठीय आवेश घनत्व आता है प्लस आवेश कारण प्लस सिग्मा, माइनस आवेश कारण माइनस सिग्मा आता है। और प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र ई समान रहता है। तो आप क्या करिए, पहले यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। आगे चलते हैं, फिर चित्र का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम यहीं स्टार्ट करेंगे जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालें, उससे पहले हम इस विद्युत क्षेत्र की वैल्यू, क्योंकि हमें विभवांतर चाहिए धारिता निकालने के लिए। विभवांतर प्लेट के बीच में अगर निकालना होता है तो विद्युत क्षेत्र से आता है, इसलिए हमें पहले क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E = सिग्मा बटा K एप्सिलॉन 0। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E = सिग्मा बटा K एप्सिलॉन 0, हमने पहले से पढ़ रखा है, ठीक। अब प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होता है, V = ED, आपको विभव वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपको पता होगा, ठीक। तो E की जगह हम इतना रख देते हैं, तो ये आपका जो है D पहले से था और सिग्मा बटा K एप्सिलॉन 0 आ गया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि Q बराबर सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटा A, यानी सिग्मा जो है पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो आवेश बटा क्षेत्रफल होता है, इसलिए V बराबर इसकी जगह हमने Q लिखा और इसका A यहाँ आ गया, K एप्सिलॉन 0 पहले से था और इंटू D आपका था, ठीक। आप इसका इतना स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक। अच्छा, इतना हो गया, हमने विभवांतर निकाल लिया। विभवांतर निकाल जाएगा तो हमें धारिता आराम से मिल जाएगी, ठीक। ध्यान से देखिए, तो अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C = Q/V हो जाएगा। Q की जगह Q लिखा और V की वैल्यू वहाँ से भी निकाल कर हमने ये रखा, QD बटा K एप्सिलॉन 0। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, K एप्सिलॉन 0 आपका ऊपर जाएगा और ये नीचे आपका D हो जाएगा, ठीक। तो इतना आप करके आइएगा, उसके बाद जो मैंने नीचे लिखा है कंडीशन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इतना अगर आप कर देंगे तो आपको पूरा एग्जामिनर नंबर दे देगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन की, जो कि अगला डेरिवेशन है अनुगमन वेग व धारा घनत्व में, विद्युत धारा में संबंध। तो हमारा अब आ गया ये अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले एक चालक लीजिए, चालक तार, ठीक। और ये चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A है। इस पॉइंट का नाम P रखा गया, दूसरे पॉइंट का नाम Q रखा गया। इस पे एक बाह्य स्रोत से हम विभवांतर उत्पन्न करेंगे इसके सिरों पर, यानी यहाँ पर हम करंट देंगे, तो प्लस सिरे से करंट निकलेगा और माइनस सिरे में करंट आकर चला जाता है, ठीक। जैसे ही चालक के सिरों पर विभवांतर लगाएंगे उसके मतलब कि उसके अंदर जो है एक विद्युत क्षेत्र इस दिशा में उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसमें चालक के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो एक वेग से गति करेंगे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्योंकि वो धन प्लेट की ओर जाते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो वो गति किस वेग से होगी, अनुगमन वेग से होती है, ठीक। क्योंकि चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वो कौन से वेग से गति करते हैं, अनुगमन वेग से। और चालक की लंबाई कितनी है, स्मॉल l है। अच्छा, ये चित्र हो गया। आप चित्र बनाने के लिए पहले आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब चित्र के बारे में थोड़ा सा तो हम लोग लिखेंगे ही। जब किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, देखो वैद्युत क्षेत्र इधर था, इलेक्ट्रॉन इधर, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। और माना चालक के एकांक आयतन में, यानी पूरा चालक अगर बहुत बड़ा चालक है तो उसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने कितना मान लिया, स्मॉल n। और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हमने कितना माना, कैपिटल A। तो हमें पूरे इलेक्ट्रॉन, देखिए हम धारा ज्ञात करना चाहते हैं तो धारा आवेश से आएगा और आवेश पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कारण आएगा, और हमने स्मॉल n जो माना है वो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो अतः चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N मानेंगे। अब देखिए क्षेत्रफल गुणित लंबाई जो है वो आयतन होगा। अगर इसको 1 रख दोगे तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन n,
अगर आयतन 1 से अधिक हो जाएगा तो आयतन का सूत्र रख दीजिए यहाँ पर। तो चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n गुणित EL हो जाएगा। अब चालक में उपस्थित कुल मुक्त आवेश क्या होगा? आवेश आपको पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू ई, तो चालक में आवेश ज्ञात कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N इंटू स्मॉल ई। कैपिटल N की ये वैल्यू रख देंगे तो ये हमें मिल जाएगा समीकरण नंबर 1। अब जो है आपको पता होना चाहिए हमें समय निकालना है। चाल बराबर क्या होता है? देखिए सारे इलेक्ट्रॉन चलकर कहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे और सारे इलेक्ट्रॉनों के लिए टाइमिंग वही रहेगी, ये बात आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक, तो आपका पता होना चाहिए चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटा आपका चाल यानी अनुगमन वेग। तो समय बराबर दूरी लंबाई थी और ये अनुगमन वेग BD, समीकरण नंबर 2 हो गया। अतः चालक क्षण में प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू क्यू बटा कितना हो जाएगा T। ये आप सबको पहले से मालूम है, I इज इक्वल टू क्यू बटा कितना हो जाएगा T। क्यू का मान ANALE और T की मान ये हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक, ध्यान से देखिए। तो समीकरण 1 और 2 से करते हैं यहाँ पे। तो मैंने लिखा समीकरण 1, 2 और 3 से। तो I इज इक्वल टू हमने यहाँ पर जो है आपका किसका वैल्यू रख दिया? हमने पहले रख दिया Q का वैल्यू, उसके बाद यहाँ पर जो है T का वैल्यू रख दिया। तो हमने यहाँ पर देखिए काट दिया, L से L काट दिया, VD आपको ऊपर चला गया, तो NEAVD। और अनुगमन वेग के पदों में फार्मूला निकालना है तो ये आपका नीचे चला जाएगा। ठीक, ये आपका कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो अनुगमन वेग VD बराबर क्या आ जाएगा? I बटा ANE। ठीक, I बटा क्या हो जाएगा? ANE। तो इतना हो गया। अब एक और डेरिवेशन बचता है जो कि हमारा है बायो-सेवर्ट के नियम का। बायो-सेवर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बस 2 मिनट में अब आपका पूरा समझा दूंगा। देखिए बायो-सेवर्ट का नियम हम हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे बायो-सेवर्ट। बायो-सेवर्ट ने क्या किया था? तार में धारा प्रवाहित करके छोटे से खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। तो ये तार था और इसमें धारा जा रही है और ये छोटा सा खंड जिसकी लंबाई DL है और यहाँ से स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर DB का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? बायो तथा सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर बताया कि धारावाही चालक के छोटे खंड DL के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र DB निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। यानी इतने से खंड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न होगा DB, वो कई बातों पर निर्भर करती है। पहली बात, वो DB जो है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। वो DB जो है चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। वो DB जो है साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। वो DB जो है 1/r के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, और सभी समीकरणों को जब हम मिलाएंगे तो DB प्रोपोर्शनल IDL साइन थीटा बटा r²। अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आ जाएगा, μ0/4 पाई। तो μ0/4 पाई यहाँ पर एक नियतांक आ गया, बाकी वही चीज़ है। इसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं और μ0/4 पाई अनुक्रमानुपाती नियतांक है और μ0 जो है वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है। तो चाहिए तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले चित्र का अच्छे से, फिर इतने का, ठीक, और लास्ट में इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।